हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो लेक्चर सीरीज में हम टैक्सेशन के महत्वपूर्ण टॉपिक जो विनिमय साध्य विलेख का एक महत्वपूर्ण प्रकार है, प्रॉमिसरी नोट या प्रतिज्ञा पत्र, उसका आशय, परिभाषा, आवश्यक तत्व, विधि को औपचारिकताएँ, गुण तत्व, लक्षण कौन कौन से होने चाहिए, इस पर फोकस कर रहे हैं। प्रतिज्ञा पत्र एक ऐसा मुद्रा के आदान प्रदान करने का, विनिमय करने का माध्यम रहा है जो व्यापारिक जगत में काफ़ी प्रचलित रहा। और यदि हम प्राचीन परिवेश या आरंभिक काल में बात करें तो वह व्यापारिक जगत में यदि मुद्रा का लेन देन करना होता था, विनिमय करना होता था, हस्तांतरण या कोई ट्रांजैक्शंस करना होता था तो एक बेहतर माध्यम होता था, और जिसके द्वारा ऋणी व्यक्ति ऋणदाता को एक लिखित शर्त रहित प्रतिज्ञा लिख करके, वचन लिख करके एक पत्र देता था जिसमें अपने आप को आबद्ध करता था कि एक निश्चित समय पर वो निश्चित धनराशि को चुका देगा। तो यहाँ जो प्रतिज्ञा पत्र है उसका आशय है एक ऐसी प्रतिज्ञा जो लिखित, हस्ताक्षरित एवं शर्त रहित हो, जिसमें लेखक किसी व्यक्ति अथवा उसके आदेशित व्यक्ति अथवा वाहक को निश्चित रकम भुगतान करने का वादा करता है। प्रतिज्ञा पत्र ऋणी द्वारा अपने हस्ताक्षरों से युक्त ऋणदाता को दिया गया शर्त रहित लिखित वचन है जिसमें एक निश्चित रकम ऋणदाता अथवा उसके आदेशित व्यक्ति को अथवा वाहक को मांग पर अथवा निश्चित अवधि के बाद चुकाने की प्रतिज्ञा की जाती है। अर्थात एक व्यक्ति जो ऋणी है वो ऋणदाता को, जिसने उसे ऋण दिया है, वह उसे एक वचन दे रहा है लिखित में और एक हस्ताक्षर करके एक प्रतिज्ञा पत्र दे रहा है जिसमें अपने आप को आबद्ध कर रहा है कि एक निश्चित समय पर, एक सर्टेन टाइम पर वो सर्टेन अमाउंट को उसे चुका देगा। या तो वो उसे स्वयं को चुकाएगा या उसके आदेशित व्यक्ति को या फिर किसी वाहक को मांग पर उसका भुगतान कर दिया जाएगा। परिभाषा एनआई एक्ट 1881 सेक्शन 4 के अनुसार प्रतिज्ञा पत्र एक लिखित विलेख है, बैंक या करेंसी नोट नहीं। अटेंशन करिएगा, प्रतिज्ञा पत्र एक लिखित विलेख है, बैंक या करेंसी नोट नहीं, जिस पर उसका लेखक अपने हस्ताक्षर कर एक शर्त रहित प्रतिज्ञा करता है कि वह किसी व्यक्ति विशेष या उसके आदेशित व्यक्ति अथवा विपत्र के वाहक को एक निश्चित रकम का भुगतान करेगा। यहाँ हमने आपसे अटेंशन करने के लिए कहा कि एक लिखित विलेख तो है लेकिन बैंक या करेंसी नोट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि बैंक और करेंसी नोट को अधिकृत संस्था भारतीय रिजर्व बैंक और सरकार के अलावा और किसी को निर्गमित करने का, देने का अधिकार नहीं है। इसलिए ये जो प्रतिज्ञा पत्र है ऐसा लिखित विलेख है जो इन दो को छोड़कर है और उसका लेखक उस पर हस्ताक्षर करेगा और शर्त रहित, बिना शर्त के साथ, अनकंडीशनल एक प्रॉमिस करेगा कि वो निश्चित रकम को भुगतान कर देगा। आइए अब इसके प्रतिज्ञा पत्र की जो विशेषताएं, गुण, लक्षण, तत्व, विधि को औपचारिकताएं हैं उन पर हम अटेंशन करते हैं। कुछ अग्रांकित विधि को औपचारिकताएं एक वैध मान्य प्रतिज्ञा पत्र में होनी चाहिए। यदि इन सभी लक्षणों में से किसी भी तत्व की कमी है, कोई भी गुण उसमें मौजूद नहीं है, तो लिखा गया प्रतिज्ञा पत्र मान्य और वैध करार नहीं होगा। फर्स्ट वन, दो पक्षकार। एक मान्य प्रतिज्ञा पत्र के लिए अपेक्षित है कि दो पक्षकार हो, क्योंकि एक व्यक्ति स्वयं को ही कोई प्रतिज्ञा पत्र नहीं लिख सकता। नंबर 2, लेखक या ऋणी या प्रतिज्ञाकर्ता, मेकर। एक पक्षकार जो उसे लिख रहा है, जिस व्यक्ति ने अपने आप को वचनबद्ध किया है, अपने आप को प्रॉमिस करके आबद्ध किया है, और जो उसका प्रतिज्ञा करता है या ऋणी है, वो एक पक्षकार होगा। दूसरा पक्षकार होगा आदाता या पेयी, अर्थात ऋणदाता, वह व्यक्ति जिसने लेखक को, जिसने प्रतिज्ञा पत्र लिखने वाले को ऋण दिया है, निश्चित धनराशि उधार के तौर पर दी हो। नंबर 4, प्रतिज्ञा पत्र लिखित हो। सबसे अहम तत्व कि प्रतिज्ञा पत्र लिखित स्वरूप में हो, लिखे गए शब्दों में इसे अभिव्यक्त किया हो। यदि मौखिक है तो मान्य नहीं होगा। अब प्रश्न उठता है कि प्रतिज्ञा पत्र को किस लेखन, उसमें स्याही में लिखा जाए, पेंसिल से लिखा जाए, टाइप करवाया जाए, ये छपा हुआ हो, अंकित किया हुआ हो, या किस प्रकृति का लेखन स्वरूप उसका होना चाहिए। तो
किसी भी स्याही से, किसी भी लेखन सामग्री से इसे लिखा जा सकता है। ऐसी कोई बाध्यता कहीं भी अधिनियम में नहीं उल्लेखित है कि प्रतिज्ञा पत्र किस लेखन सामग्री से लिखा जाए, लेकिन फिर भी अपेक्षित है कि यदि पेंसिल से लिखा जाता है तो भविष्य में उसमें जालसाजी और परिवर्तन या उसके नष्ट होने की संभावना होती है। इसलिए प्रतिज्ञा पत्र गहरे रंग की किसी भी कलर की स्याही से लिखा जा सकेगा तो वो भी मान्य होगा। नेक्स्ट पॉइंट, प्रतिज्ञा पत्र की विषय वस्तु, अर्थात जब प्रतिज्ञा जो की जा रही है, ऋणी व्यक्ति अपने आप को आबद्ध कर रहा है, तो जो प्रतिज्ञा पत्र किस वस्तु पर, किस विषय सामग्री पर लिखा जाए, तो यहाँ भी अधिनियम में किसी स्पष्टतः सामग्री का उल्लेख नहीं किया गया है। प्रतिज्ञा पत्र किसी भी विषय वस्तु पर लिखा जा सकेगा, वो चाहे भोजपत्र हो, चाहे कोई कपड़ा हो, चाहे कोई कागज हो, इसके लिए किसी भी प्रकार की कोई बाध्यता का अधिरोपण नहीं है। किंतु सामान्यतः अभी तक जो व्यवहार किए गए हैं व्यापारिक जगत में, वो कागज के ऊपर ही, उस विषय सामग्री के ऊपर ही अधिकतर प्रचलन में पाए गए हैं। नेक्स्ट पॉइंट, प्रतिज्ञा पत्र की भाषा। प्रतिज्ञा पत्र किस विशेष भाषा में लिखा जाए, ऐसी कहीं कोई बाउंडेशन नहीं है, कहीं कोई बाध्यता नहीं है कि पार्टिकुलर किसी लैंग्वेज में ही इसे लिखा जाए। लेकिन जिस भी भाषा में यह छपा हुआ हो, लिखा हुआ हो, और दूसरा पक्षकार चाहे जिस भाषा को समझता हो उस भाषा में वो उसे भर करके दे सकता है, इस प्रकार की भी कोई बाध्यता प्रतीत नहीं होती। इस पर एक बहुत अच्छा सा लीडिंग केस है, कातियान चेट्टी बनाम आंगियन। कातियान चेट्टी जो ऋणदाता है, यहाँ पर एक पक्षकार हैं, उन्होंने जो ऋण दिया, चीनी व्यक्ति जो आंगियन नाम के व्यक्ति हैं, उन्हें उधार दिया। और ये जो प्रतिज्ञा पत्र था ये तमिल भाषा में प्रिंट किया हुआ था, और जब जो ऋणी थे, जो आंगियन जिनका नाम है, उन्होंने इसे चीनी भाषा में भर करके अपने आप को ऋण चुकाने के लिए आबद्ध किया, तो इसे भी मान्य माना गया, मान्य और वैध करार किया गया। अर्थात प्रतिज्ञा पत्र किसी भी भाषा में लिखा जा सकता है, इसके लिए कहीं भी किसी स्पष्ट भाषा की बाध्यता नहीं है। नंबर 7, बैंक नोट एवं करेंसी नोट के अतिरिक्त। परिभाषा में भी इन शब्दों का उल्लेख हमें मिलता है कि प्रतिज्ञा पत्र एक ऐसा विलेख है, एक ऐसा विनिमय साध्य पत्र है जो बैंक नोट नहीं है और करेंसी नोट नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ करेंसी नोट का निगमन सिर्फ और सिर्फ हमारे यहाँ की सरकार और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को है। और यदि हम बैंक नोट की बात करें तो बैंक नोट एक विशेष बैंक पर लिखा गया नोट है, इसलिए वह भी इसमें सम्मिलित नहीं होगा। नेक्स्ट पॉइंट, भुगतान करने की स्पष्ट एवं शर्त रहित प्रतिज्ञा। प्रतिज्ञा पत्र और कुछ भी नहीं है, ऋणी व्यक्ति के द्वारा, ऋण लिए जाने वाले व्यक्ति के द्वारा स्पष्टतया अपने आप को वचनबद्ध करने की एक प्रतिज्ञा है, जो स्पष्ट रूप में, अभिव्यक्त रूप में की जाती है और शर्त रहित, अर्थात उसमें किसी भी प्रकार का शर्त का अधिरोपण नहीं किया जा सकता। यद्यपि कहीं कहीं उल्लेख मिलता है कि मान लीजिए किसी ऐसी शर्त का अधिरोपण किया जाए जो अवश्य संभावी घटना पर आधारित हो तो मान्य होगा, किंतु यदि किसी असंभव घटना पर आश्रित करके प्रतिज्ञा पत्र लिखा जाए तो मान्य नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, यदि ऋणी इस प्रकार की प्रतिज्ञा पत्र में शर्त रखें कि जय की मृत्यु के बाद मैं आपको 5,000 रुपये, 5 दिन के बाद मैं आपको 5,000 रुपये चुका दूंगा, तो एक अवश्य संभावी घटना है जिसे हम शर्त, एक मान्य शर्त के साथ इस प्रतिज्ञा पत्र में इंक्लूड कर सकते हैं, और इसके लिए कोई भी इस प्रकार की अवैध होने का या अमान्य होने का हमें कोई भी इस पर लक्षण नहीं मिलता है। लेकिन यदि इसी एग्जाम्पल्स में इस प्रकार की शर्त का अधिरोपण कर दिया जाए कि अगर इस वर्ष वर्षा अच्छी हुई तो मैं आपकी पेमेंट को या भुगतान को करने का वचन करता हूँ, तो यहाँ पर इस बात की कोई श्योरिटी नहीं है कि वर्षा अच्छी होगी या नहीं होगी। ये एक असंभव घटना पर आश्रित शर्त है जिसका अधिरोपण नहीं किया जा सकेगा। नंबर 9, लेखक के हस्ताक्षर। प्रतिज्ञा पत्र तभी मान्य होगा जब उस पर लेखक के, अर्थात लिखने वाले व्यक्ति के हस्ताक्षर हो, क्योंकि
इन फ्यूचर डिस्प्यूट होने पर ये एक बहुत अच्छा साक्ष्य और एविडेंस होता है कि किस व्यक्ति ने अपने आप को ऋणी मानकर ऋणदाता के प्रति ऋण चुकाने का वचन दिया है, प्रतिज्ञा दी है। नंबर 10, प्रतिज्ञा पत्र संयुक्त या व्यक्तिगत दोनों स्वरूप में लिखा जा सकेगा। अर्थात जो प्रतिज्ञा पत्र लिखने वाला व्यक्ति है, जो इसका लेखक है, जिसने ऋण लिया है, वो जो ऋणदाता है, वो या तो व्यक्तिगत रूप से इसे लिखे या एक से अधिक प्रतिज्ञा करता है तो संयुक्त रूप से भी इसे लिखा जा सकेगा। और यदि एक सर्टेन टाइम के बाद ये ऋण न चुकाए तो ऋणदाता को यहाँ पर व्यक्तिगत रूप से दावा करने का अधिकार भी होगा, और यदि वो चाहे तो संयुक्त रूप से भी इन पर दावा करने का अधिकार रख सकेगा। नेक्स्ट पॉइंट, लेखक निश्चित होना चाहिए। अर्थात प्रतिज्ञा पत्र जो व्यक्ति लिख रहा है वो निश्चित हो, अर्थात ऋण किस व्यक्ति ने लिया और कौन इसे चुकाने का उत्तरदायित्व तो स्वीकार कर रहा है, स्पष्टतया इसका प्रमाण भी उसमें दर्शित होना चाहिए। अदरवाइज ऐसा प्रतिज्ञा पत्र मान्य नहीं होगा। अब लेखक जो है वो व्यक्तिगत भी हो सकता है, संयुक्त भी हो सकता है, कंपनी, साझेदारी, फर्म या अभिकर्ता कोई भी हो सकते हैं। लेकिन जब इस प्रकार मान लीजिए कोई साझेदारी फर्म के द्वारा, उसके किसी पार्टनर के द्वारा किसी प्रतिज्ञा पत्र को लिख करके अपने आप को प्रतिज्ञाकर्ता बनाया गया है, तो वहाँ यह दर्शित करना अपेक्षित होगा कि भविष्य में ऋण का भुगतान करने के लिए वो स्वयं जिम्मेदार है या पूरी संस्था या वो संस्था की तरफ से सिर्फ हस्ताक्षर करने के लिए उत्तरदायी है, ये उल्लेख करना होगा। यही टर्म्स एंड कंडीशंस कंपनी के लिए भी अप्लाई होगी कि कंपनी चूँकि एक अमूर्त व्यक्ति, एक आर्टिफिशियल पर्सन है जिसका अपना कोई फिजिकली स्ट्रक्चर नहीं है, लेकिन फिर भी उसके जो संचालक हैं, डायरेक्टर्स हैं, जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, वो उनके माध्यम से अपने समस्त कार्यों को करती हैं। तो वहाँ ये उल्लेख होगा कि कंपनी उत्तरदायी है और हस्ताक्षरकर्ता ने सिर्फ कंपनी की तरफ से हस्ताक्षर किए हैं। व्यक्तिगत है या अगर कोई अभिकर्ता है तो यह उल्लेख होगा कि अभिकर्ता ने अपने मालिक की तरफ से हस्ताक्षर किए हैं। नेक्स्ट पॉइंट, निश्चित प्राप्तकर्ता। जिस तरह सर्टेनिटी एक लेखक से अपेक्षित है, ठीक उसी प्रकार जो ऋणदाता है, जो प्राप्त करता है और जो इसी प्रतिज्ञा पत्र के माध्यम से एक निश्चित रकम को प्राप्त करने वाला है, वो व्यक्ति भी निश्चित होना चाहिए और उसके नाम का उल्लेख भी उसमें स्पष्टतया दर्शित होना चाहिए। नंबर 13, भुगतान की जाने वाली राशि निश्चित हो। अर्थात इस प्रतिज्ञा पत्र में किस राशि का, कितनी राशि का भुगतान किया जा रहा है, उसका निश्चित मात्रा में उल्लेख होना चाहिए। और यदि मान लीजिए कभी इस राशि के संबंध में कोई डिस्प्यूट हो या कोई अस्पष्टता हो, तो हमेशा शब्दों में लिखी गई राशि को ही मान्य करार किया जाएगा। अर्थात जो राशि शब्दों में भरी गई है वो उचित और निश्चित राशि मान ली जाएगी, न कि अंकों में लिखी गई राशि। नेक्स्ट पॉइंट, मूल्य प्राप्त हुआ शब्द प्रतिज्ञा पत्र में हो। अर्थात इस प्रतिज्ञा पत्र में इन शब्दों को वर्णित करना अति आवश्यक है कि मूल्य प्राप्त हुआ, तभी यह विधिक दृष्टि से अधिनियमानुसार मान्य प्रतिज्ञा पत्र होगा। भुगतान का समय, किस समय इस राशि को भुगतान किया जाएगा, इसके लिए यदि कोई सर्टेन टाइम है, इस टाइम ड्यूरेशंस फिक्स की है, तो उस निश्चित अवधि पर इसका भुगतान किया जाए। और यदि निश्चित अवधि का कहीं उल्लेख नहीं है, कहीं स्पष्ट प्रमाण नहीं है, तो मांग पर ये भुगतान के लिए देय हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट, सुपुर्दगी आवश्यक। अर्थात जब इस प्रतिज्ञा पत्र के संबंध में राशि को चुकाया जा रहा है तो ऋणदाता से अपेक्षित है कि वो इस प्रतिज्ञा पत्र की सुपुर्दगी लेखक को अर्थात ऋणी व्यक्ति को कर दे, जिससे यह संतुष्टि हो जाए, समाधान हो जाए कि इस प्रतिज्ञा पत्र में जो वचन लिया गया था आज उसका पूरी तरह से पालन कर दिया गया है। नेक्स्ट पॉइंट, स्टाम्प। यदि सावधि प्रतिज्ञा पत्र है तो उस पर अधिनियमानुसार निश्चित राशि के स्टाम्प को लगाना आवश्यक होगा। नेक्स्ट पॉइंट 18, लेख पत्र में नंबर लिखे हुए होना आवश्यक है।
नेक्स्ट पॉइंट, तिथि का उल्लेख हो, अर्थात लेखक ने, ऋणी ने, प्रतिज्ञाकर्ता ने किस विशेष तिथि को, किस दिनांक को इस प्रतिज्ञा पत्र को लिखा है, इसकी रचना की है, इसका उल्लेख भी उसमें आवश्यक है, अपेक्षित है और अनिवार्य है। नंबर 20 पॉइंट, स्थान का उल्लेख हो, अर्थात किस स्थान पर इस प्रतिज्ञा पत्र को प्रतिज्ञाकर्ता ने लिखा है या इसका निर्माण किया है, उस स्थान विशेष का उल्लेख भी इसमें होना अपेक्षित है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा।